नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, ज्योतिषीय परिचर्चा में वर्तमान में जो हमारे एपिसोड चल रहे हैं वो सेलिब्रिटीज के हॉरोस्कोप्स के एनालिसिस के ऊपर चल रहे हैं। इसी के अंतर्गत इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे और एक और सेलिब्रिटीज के हॉरोस्कोप को आज हम एनालाइज करेंगे। इस हेतु हम जिस सेलिब्रिटीज का आज हम हॉरोस्कोप के एनालिसिस करेंगे वो कोई और नहीं, वो पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की कुंडली है। इंदिरा गांधी जी आयरन लेडी के नाम से मशहूर थी। कड़े प्रशासन, डिसिप्लिन्ड प्रशासन, एक डिसिप्लिन गवर्नेंस के लिए वो फेमस थी। उन्होंने जीवन में कुछ ऐसे निर्णय भी लिए जो विवाद के विषय रहे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे मजबूत और सशक्त निर्णय लिए जिसके चलते कुछ ऐसे आयाम स्थापित हुए जिनकी चर्चा इतिहास में दर्ज हो गई। जैसे कि हम 1971 वार की कहें, मतलब कुछ ऐसे निर्णय जो कि इतिहास में दर्ज हो गए। तो कैसे इंदिरा गांधी जी को जीवन में इतनी अपार सफलता मिली, कैसे उतने प्रमुख पद तक पहुंच पाई, उनकी कुंडली में ऐसे कौन से योग, ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं ग्रहों की जिन्होंने जीवन में उन्हें इतनी सफलता प्रदान की, इतना सख्त प्रशासन करता बनाया, इतना डिसिप्लिन प्रशासन करता बनाया, एक अच्छा गवर्नेंस देने का एक एलिजिबिलिटी प्रदान की। अलबत्ते हो सकते हैं उनके जो डिसीजंस हैं कई बार विवाद के विषय में रहे, हम उस पर नहीं जाएंगे। हमारा जो औचित्य है वो ये है कि उनके ग्रहों में, उनकी कुंडली में ग्रहों की ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं, ऐसी कौन सी स्थितियां हैं, ऐसे कौन से योग हैं जिन्होंने उन्हें जीवन में अपार सफलता प्रदान की। जाहिर सी बात है इन्हीं ग्रह स्थितियों ने इन्हें जीवन में कंट्रोवर्सीज जो आई वो भी प्रदान की, जीवन में जो कष्ट आए, दुख है वो भी प्रदान किए। तो आज हम एनालिसिस करेंगे पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की कुंडली के विषय में। मित्रों, आपके समक्ष मैंने इनकी इंदिरा गांधी की कुंडली प्रस्तुत की हुई है। ये डाटा मैंने नेट से लिया हुआ है। प्रस्तुत जो हॉरोस्कोप है वो कर्क लग्न का है। और जब कभी भी हम इंदिरा गांधी जी की कुंडली के विषय में बात करते हैं तो एक चीज प्रचलित है, वो कोई भी एस्ट्रोलॉजर आप अगर देखेंगे इंदिरा गांधी जी की कुंडली में वो विशेषता उस योग को प्रस्तुत करेगा। जो इस कुंडली की सबसे प्रमुख विशेषता है वो है परिवर्तन योग की। परिवर्तन योग का एक श्रेष्ठ और सर्वोत्तम एग्जाम्पल आपको श्रीमती इंदिरा गांधी जी की कुंडली में मिल जाएगा। एक नहीं, तीन परिवर्तन योग विद्यमान हैं इंदिरा गांधी जी की कुंडली में। परिवर्तन योग मित्रों होता है जिसमें दो ग्रह इन्वॉल्व होते हैं, दो ग्रहों के बीच में राशियों का एक्सचेंज होता है। मतलब एक ग्रह दूसरे ग्रह की राशि में स्थित होता है और दूसरा ग्रह पहले वाले ग्रह की राशि में स्थित होता है। इससे क्या होता है कि दोनों ग्रह एक दूसरे के राशि में स्थित होते हैं, जिससे दोनों ग्रहों को एक दूसरे से बल मिलता है। और वह जो पहला वाला ग्रह उसको पता है कि वो दूसरे वाले ग्रह की राशि में है और दूसरे वाले ग्रह को ये पता है कि वो पहले वाले ग्रह की राशि में है, तो दोनों ही एक दूसरी राशि के लिए अच्छा फल देने लगते हैं। इसीलिए जब यह परिवर्तन योग कुंडली के शुभ भावों के बीच में बनता है तो इसे महापरिवर्तन योग की भी संज्ञा दी गई है। मित्रों, तो ये अगर हम परिवर्तन योग की बात करें तो इनका सबसे श्रेष्ठ और उत्तम एग्जाम्पल हमें इंदिरा गांधी जी की कुंडली मिलता है। इनकी कुंडली में तीन परिवर्तन योग है, हम उनको इनकी कुंडली में डिस्कस भी करेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लें कर्क लग्न की इनकी कुंडली है और जिस समय इनका जो जन्म लग्न चार्ट है वह 27 डिग्री 29 मिनट और 48 सेकंड का है। इनका लग्न चार्ट है 27 डिग्री 29 मिनट 48 सेकंड का इनका लग्न चार्ट है। रात का इनका जन्म है 23:11 का इनका जन्म है। तो एक अमूमन हर एक एस्ट्रोलॉजर ये बताता है कि इनकी कुंडली में तीन परिवर्तन योग है जो इस कुंडली को विलक्षण बनाता है, अद्भुत बनाता है। कह लीजिए कि एक सर्वश्रेष्ठ स्तर पर लाके खड़ा करता है कि परिवर्तन योग के चलते दोनों ग्रह राशि अपने अपनी राशियों को एक्सचेंज करते हैं, जिसके चलते दोनों भावों को बल मिलने लगता है और दोनों ही ग्रह एक दूसरे के लिए जिस ग्रह भाव में वो स्थित होते हैं वहां के लिए शुभ फल देने लगते हैं। क्योंकि पहले वाले ग्रह को पता है कि दूसरा वाला ग्रह मेरी राशि में स्थित है और दूसरे वाले ग्रह को पता है कि पहले वाला ग्रह मेरी राशि में स्थित है। इसलिए दोनों ग्रह जिस भाव में स्थित होते हैं, मतलब पहला वाला ग्रह दूसरे ग्रह की राशि में, दूसरा वाला ग्रह पहले ग्रह की राशि में, तो दोनों एक दूसरे के लिए अच्छे फल देने लगते हैं, अपने शुभ फलों में
वृद्धि कर देते हैं। तो अब इनकी कुंडली की क्या क्या विशेषता, पहले हम उसको समझ लें। देखिए, सबसे पहला परिवर्तन योग है लग्नेश और सप्तमेश के बीच में। लग्नेश इनकी कुंडली में होते हैं चंद्रमा, कर्क लग्न है, लग्न के स्वामी होते हैं चंद्रमा। चंद्रमा स्थित है सप्तम भाव में, और सप्तम भाव में आ रही मकर राशि, मकर राशि के स्वामी होते हैं शनि, शनि स्थित है लग्न में। तो लग्न के मालिक लग्नेश चंद्रमा स्थित है सप्तम भाव में, और सप्तमेश शनि स्थित है लग्न में। तो इस प्रकार से इस कुंडली में जो पहला परिवर्तन योग बना वो बना लग्नेश और सप्तमेश के बीच में बना, जिसके चलते यह चूंकि कुंडली के शुभ भावों के बीच में, कुंडली के शुभ भावों बीच में यह परिवर्तन स्थापित हुआ है, इसलिए इसे हम राजयोग की संज्ञा देंगे। लग्नेश और सप्तमेश के बीच में राशि परिवर्तन हुआ है। अलबत्ते शनि चंद्रमा के संबंध को शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन अगर हम इस हॉरोस्कोप विशेष की बात करें तो यहाँ पे लग्नेश और सप्तमेश की परिवर्तन हुआ है, तो ये राजयोग की भी श्रेणी में आएगा। ठीक है, और इससे क्या होगा कि चूंकि इनकी कुंडली में देखिए लग्नेश केंद्र में आ गया है, तो केंद्र में होने की वजह से लग्नेश पावरफुल है, और लग्नेश का सातवीं पूर्ण दृष्टि से लग्नेश चंद्रमा की सातवीं पूर्ण दृष्टि अपने ही स्थान पर आ रही है, जिससे लग्नेश स्थान भी पावरफुल हो रहा है। और सप्तमेश शनि की सातवीं पूर्ण दृष्टि सप्तम स्थान पर पड़ रही है, अपने ही घर पे पड़ रही है, जिसके चलते सप्तम स्थान भी पावरफुल हो गया। ध्यान दीजिएगा, इस एक्सचेंज में यह फायदा हुआ कि ये एक्सचेंज जो हो रहा है लग्नेश और सप्तमेश का, इसमें लग्नेश और सप्तमेश के बीच में राशि परिवर्तन तो हो रहा है, साथ ही साथ लग्नेश और सप्तमेश के बीच में समसप्तक योग का भी निर्माण हो रहा है। कैसे, देखिए लग्नेश चंद्रमा स्थित है सप्तम भाव में और सप्तमेश शनि स्थित है लग्न में, तो सप्तमेश शनि की पूर्ण दृष्टि अपने घर पर मकर राशि पर पड़ रही है, और लग्नेश चंद्रमा की सातवीं पूर्ण दृष्टि अपने घर लग्न पर पड़ रही है, जिससे लग्न भी स्ट्रांग हो गया और सातवां घर भी स्ट्रांग हो गया, और परिवर्तन योग की वजह से भी स्ट्रांग हो गया। अब इनकी कुंडली में देखिए, हम लोग को पता है कि जो इंदिरा गांधी जी थी वो कठोर निर्णय लेने में सक्षम थी, प्रसिद्ध थी, सशक्त कठोर प्रशासन देने वाली थी, सशक्त और कठोर गवर्नेंस में विश्वास रखती थी, डिसिप्लिन गवर्नेंस में विश्वास रखती थी। तो देखिए इनकी कुंडली में दूसरे भाव में आ रही है, दूसरा घर होता है वाणी का, और किसी भी राजनीतिक के लिए उसका व्यवहार कुशल होना, उसकी भाषा शैली, उसकी कम्युनिकेशन स्किल, उसकी जो वार्तालाप की जो शैली है, उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल है, वो मजबूत होना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि इसके बगैर राजनीति में अगर आदमी अपने आप को एक्सप्रेस करना नहीं जानता है तो वो भले ही कूटनीतिज्ञ हो, अच्छा कूटनीतिज्ञ हो, अच्छा डिप्लोमेटिक हो, लेकिन वो अपनी एक्सप्रेशन क्वालिटी उसके अंदर अगर नहीं है तो एक सफल और कुशल राजनीतिक बनने में उससे प्रॉब्लम आएगी। तो प्रस्तुत एग्जाम्पल में देखिए, दूसरा घर जो कि वाणी का है, यहाँ पे आ रही सिंह राशि, जिसके स्वामी होते हैं सूर्य, वो बैठे हैं कुंडली के 5वें भाव में, और 5वें भाव में जो कि बुद्धि का स्थान है, यहाँ पे आ रही वृश्चिक राशि, जिसके स्वामी होते हैं मंगल, मंगल बैठे हैं कुंडली के दूसरे भाव में। तो अब ध्यान दीजिएगा कि प्रस्तुत कुंडली में सूर्य और मंगल दोनों ही अग्नि तत्व प्रधान ग्रह हैं, सूर्य और मंगल दोनों ही अग्नि तत्व प्रधान ग्रह हैं, और दूसरे भाव में और 5वें भाव में राशि परिवर्तन हो रहा है, जिसका मतलब क्या हुआ, और दोनों ही क्रूर और कठोर ग्रह हैं, दोनों ही क्रूर और कठोर ग्रह हैं। तो दूसरे भाव वाणी पर मंगल का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है, और पंचम भाव पर सूर्य ग्रह का प्रभाव, सूर्य पंचम भाव में स्थित है। मतलब इस परिवर्तन को हम ध्यान से देखें तो द्वितीय सूर्य पंचम भाव में स्थित है और पंचमेश मंगल दूसरे भाव में स्थित है। तो क्या हुआ, द्वितीय और पंचमेश के बीच में राशि परिवर्तन यहां पर हो रहा है, और दोनों ही अग्नि तत्व प्रधान ग्रह हैं और क्रूर और कठोर ग्रह हैं। अब देखिए, वाणी पर मंगल का पूर्ण रूप से प्रभाव है, और मंगल की चौथी दृष्टि पंचम भाव में भी आ रही है, जो कि बुद्धि का स्थान है। ध्यान दीजिएगा, कर्क लग्न की कुंडली में मंगल विशेष योग कारक हो जाते हैं, क्योंकि मंगल कर्क लग्न की कुंडली में केंद्र स्थान के भी स्वामी होते हैं और त्रिकोण स्थान के भी स्वामी होते हैं। और इस प्रस्तुत उदाहरण में देखिए, दूसरा परिवर्तन योग बन रहा है द्वितीय और पंचमेश के बीच में। द्वितीय होते हैं सूर्य, जो कि पंचम भाव में है, और पंचम भाव में आ रही है वृश्चिक राशि, जिसके स्वामी होते हैं मंगल, वो दूसरे भाव में है। तो दोनों ही क्रूर और कठोर ग्रह हैं। इसका मतलब होता यह है कि व्यक्ति भाषा शैली से, कम्युनिकेशन स्किल से, और उसकी बुद्धि पे भी देखिए सूर्य का प्रभाव है। इसका मतलब क्या हुआ, वो उसकी सोचने विचारने की शैली होगी। और मंगल को नवग्रहों में सेनापति का दर्जा प्राप्त है और सूर्य को नवग्रहों में राजा का दर्जा प्राप्त है। अब ध्यान दीजिएगा, मंगल को नवग्रहों में सेनापति का दर्जा प्राप्त है और सूर्य को नवग्रहों में राजा का दर्जा प्राप्त है। तो ऐसी व्यक्ति की जो सोचने विचारने की शैली होगी, भाषा शैली होगी, कम्युनिकेशन होगी, बिल्कुल A1 क्लास की होगी, एकदम उच्च स्तर की होगी, और उसके सोचने विचारने का तरीका
पॉजिटिव होगा, एक दबंग पर्सनालिटी का होगा, क्योंकि वाणी पे प्रभाव है मंगल का और सूर्य का। ध्यान दीजिए, इस परिवर्तन योग के चलते दूसरे भाव पर मंगल और सूर्य दोनों का प्रभाव हो गया। मंगल खुद दूसरे भाव में स्थित है और परिवर्तन योग के चलते दूसरे भाव पर सूर्य का भी प्रभाव हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, दूसरा भाव जो कि वाणी का होता है, यहाँ पे मंगल खुद स्थित है और दूसरे भाव पर परिवर्तन योग बनने के कारण सूर्य भी का भी प्रभाव आ गया। तो सूर्य और मंगल का कुंडली के दूसरे भाव पर प्रभाव पूर्ण रूप से बना हुआ है, जो कि वाणी का स्थान है और वाणी किसी भी कुशल पॉलिटिशियन के लिए बहुत महत्व रखती है। तो इस प्रस्तुत उदाहरण में दूसरे भाव पर सूर्य और मंगल का विशेष प्रभाव है, जिसके चलते एक व्यक्ति अपनी भाषा से फर्म डिटरमाइन, एक कठोर निर्णय लेने वाला, एक सख्त निर्णय लेने वाला, कभी कभी अपनी भाषा से कठोर और क्रूर भी हो जाता है। और पंचम भाव पर देखिए, पंचम भाव पर मंगल की चौथी पूर्ण दृष्टि आ भी रही है, क्योंकि वहां पे उनकी स्वराशि है। मंगल की चौथी पूर्ण दृष्टि अपने ही भाव मंगल पांचवें भाव पर आ रही है, जहां पे मंगल की स्वराशि है और पांचवें भाव पर सूर्य भी विराजमान है। पांचवें भाव पर सूर्य विराजमान है। एक तो परिवर्तन योग के चलते पांचवें भाव पर सूर्य का मंगल का प्रभाव आ जाएगा। सूर्य खुद यहां पर स्थित है और ध्यान दीजिएगा, पंचम भाव पर ये जो द्वितीय और पंचमेश का परिवर्तन योग बना, तो इससे पंचम भाव पर मंगल की परिवर्तन योग के चलते प्रभाव आया और मंगल की चौथी पूर्ण दृष्टि भी पांचवें भाव पर आ रही है और खुद पांचवें भाव में सूर्य भी स्थित है और सूर्य बुध के साथ बुधातिथ्य योग भी बना रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रस्तुत उदाहरण में सूर्य बुध के साथ बुधातिथ्य योग बना रहे हैं। तो अगर बुध की स्थिति प्रस्तुत कुंडली में देख लें तो बुध कुंडली में तीसरे भाव के स्वामी है। बुध प्रस्तुत उदाहरण में तीसरे भाव के स्वामी होकर के भावत भावम सिद्धांत के हिसाब से बुध प्रस्तुत उदाहरण में तीसरे भाव के स्वामी है और तीसरे भाव से तीसरे स्थान पर, ध्यान दीजिएगा, बुध प्रस्तुत उदाहरण में तीसरे भाव के स्वामी है और तीसरे भाव से तीसरे भाव अर्थात पंचम भाव में विराजमान है। ध्यान दीजिएगा, तीसरा भाव हो जाए बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरे भाव से किसी व्यक्ति का करेज, पराक्रम, उसकी हिम्मत और कम्युनिकेशन, क्योंकि तीसरा भाव होता है कुंडली में वो दूसरे भाव से दूसरा होता है। अगर हम भावत भाव सिद्धांत को अप्लाई करें तो जो कुंडली में तीसरा भाव होता है वह दूसरे भाव से दूसरा होता है। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल चेक करने के लिए कुंडली का तीसरा भाव भी बहुत विशेष महत्वपूर्ण है। और प्रस्तुत उदाहरण में भावत भाव सिद्धांत का अप्लाई इस्तेमाल किया गया। हमने तब ये देखा कि तीसरे भाव का स्वामी बुध अपने से तीसरे कुंडली के पांचवें भाव में स्थित है। तो इससे क्या होगा, तीसरे भाव की जो फल, तीसरे भाव से जिन भी चीजों का विचार किया जाता है, जिन भी चीजों का कारकत्व तीसरे भाव के पास है, पराक्रम, हिम्मत, साहस, फर्म डिटर्मिनेशन, महत्वाकांक्षा, इन सब के फलों में काफी वृद्धि हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रस्तुत उदाहरण में भाव भाव का सिद्धांत अप्लाई करने पर देखा जाए तो प्रस्तुत उदाहरण में तीसरे भाव का स्वामी अपने से तीसरे भाव से तीसरे अर्थात पांचवें भाव में स्थित है, जो ये दर्शाता है कि व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छे दर्जे की होगी, बहुत उच्च स्तर की होगी और व्यक्ति करेजियस भी होगा और बोल्ड भी होगा। क्योंकि जब भावत भाव का सिद्धांत अगर अप्लाई करते हैं तो तीसरे भाव का स्वामी तीसरे भाव से तीसरा में होकर बैठा है अर्थात पांचवें भाव में बैठा है। तो अब देखिए, पांचवें भाव की हम बात कर रहे थे। पांचवें भाव पर मंगल का, सूर्य का और बुध का तीनों का प्रभाव है और सूर्य और बुध का बुधातिथ्य योग भी कुंडली के पांचवें भाव पर बन रहा है, जिससे यह दर्शाता है कि व्यक्ति काफी कुशाग्र भी होगा, काफी तेज दिमाग वाला भी होगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि पहला तो द्वितीय से पंचमेश में परिवर्तन हुआ और पंचम भाव पे परिवर्तन के चलते मंगल का प्रभाव रहा और मंगल की चौथी पूर्ण दृष्टि भी पंचम भाव पे आ रही है और खुद कुंडली में द्वितीय सूर्य पंचम भाव में विराजमान है। किसके साथ? तृतीय बुध के साथ विराजमान है। तो तृतीय भाव अगर हम बात करें तो कुंडली का जो पंचम भाव है, और इस पर ध्यान दीजिएगा, प्रस्तुत उदाहरण में नवमेश जो भाग्येश होते हैं वो होते हैं गुरु। प्रस्तुत उदाहरण में जो भाग्येश है, नवमेश, वो होते हैं गुरु ग्रह। गुरु बैठे हैं लाभ स्थान में, गुरु बैठे हैं लाभ स्थान में, उपचय स्थान पे। उपचय स्थान में 11वें स्थान पे कोई भी ग्रह बैठता है वो हमेशा सुफल देता है। 11वें भाव में कोई भी ग्रह बैठता है वो हमेशा अच्छा फल देता है, सुफल देता है। तो गुरु ग्रह आप बैठ करके भाग्य भाव में वृद्धि कर देंगे, क्योंकि जो सिद्धांत है वो ये है कि जो भी ग्रह आके एकादश भाव में बैठते हैं वो जिस भी भाव का स्वामित्व रखते हैं उनके फलों में वृद्धि हो जाती है। क्यों? क्योंकि उपचय स्थान है।
तो उपचय स्थान होने के कारण और एकादश भाव बहुत ही शुभ स्थान माना गया है। इस स्थान पर चाहे पाप ग्रह हो चाहे शुभ ग्रह हो, सभी शुभ फल प्रदान करते हैं। तो प्रस्तुत उदाहरण में भाग्येश गुरु बैठे हैं कुंडली के लाभ स्थान पर, जिससे भाग्य भाव के फलों में वृद्धि हो जाएगी। और इनकी 7वीं पूर्ण दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पे आ रही है। इनकी 7वीं पूर्ण दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पे आ रही है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो कुंडली के पंचम भाव पर सूर्य का, बुध का, मंगल का और गुरु का पूर्ण रूप से प्रभाव है। अब देखिएगा, ये इंदिरा गांधी एक नेचुरल तौर पर एक बोल्ड थी, लेडी थी, ब्रेव लेडी थी, बहादुर थी। वो ऐसा इसीलिए कि भाव भाव का सिद्धांत अगर हम अप्लाई करते हैं तो तीसरे भाव का स्वामी तीसरे से तीसरे पंचम भाव पर है और इसके ऊपर भाग्येश गुरु की 5वीं पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। ध्यान दीजिएगा, तीसरे भाव के ऊपर भाग्येश गुरु की 5वीं पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। तो इसलिए पता चलता है व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी और व्यक्ति बहुत बोल्ड भी होगा, करेजियस भी होगा, ब्रेव भी होगा और साथ ही साथ व्यक्ति कुशाग्र भी होगा, बहुत तेज दिमाग का होगा। क्यों? क्योंकि पंचम भाव के ऊपर खुद पंचमेश मंगल का पूर्ण प्रभाव है। कैसे? एक तो द्वितीय और पंचमेश में जो परिवर्तन हुआ उसके माध्यम से मंगल का अपने ही स्वराशि पंचम भाव पर पूर्ण प्रभाव है। दूसरा, मंगल की 4थी पूर्ण दृष्टि पंचम भाव पर आ रही है, 4थी पूर्ण दृष्टि पंचम भाव पर आ रही है। साथ ही साथ द्वितीय पंचम भाव में द्वितीय सूर्य बैठे हैं बुध के साथ युति करके और बुध प्रस्तुत उदाहरण में तृतीय होके बैठे हैं। तो मतलब द्वितीय और तृतीय सूर्य और बुध आदित्य योग बनाकर कुंडली के पंचम भाव में बैठे हुए हैं और पंचम भाव पर मंगल का भी प्रभाव है और पंचम भाव पर नवमेश गुरु की 7वीं पूर्ण दृष्टि भी आ रही है। ध्यान दीजिएगा, पंचम भाव पर गुरु जो कि प्रस्तुत उदाहरण में नवमेश है उनकी भी 7वीं पूर्ण दृष्टि आ रही है, जिससे पंचम भाव काफी स्ट्रांग हो जाता है। जिससे यह पता चलता है कि व्यक्ति कई फील्ड में सोचने समझने की कला उसके पास होगी, कई फील्ड को अंडरस्टैंड की कला, कई जीवन के कई डायमेंशंस को अंडरस्टैंड की कला जातक के पास होगी। जातक के पास हो सकता है डाइवर्सिफाई नॉलेज हो, कई फील्डों की नॉलेज जातक के पास हो सकती है और पंचम भाव बहुत ही स्ट्रांग है, जिससे पता चलता है कि जातक स्ट्रांग होगा, बोल्ड होगा, ब्रेव होगा, कठोर निर्णय वाला होगा और कठोर बोलने वाला भी हो सकता है कि कठोर वाणी भाव पर सूर्य मंगल का पूर्ण रूप से प्रभाव है। तो ऐसा जातक कुशाग्र बुद्धि का, तेज दिमाग का, कठोर निर्णय लेने वाला, फर्म डिटरमाइन, महत्वाकांक्षी, एम्बिशियस स्वभाव का, बोल्ड होगा, ब्रेव होगा, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल का स्वामी होगा। अब ध्यान दीजिए, जो प्रस्तुत उदाहरण में जो तीसरा परिवर्तन योग बन रहा है वह बन रहा है छठे भाव के स्वामी में और एकादशेश के बीच में, षष्ठेश और एकादशेश के बीच में तीसरा परिवर्तन योग बन रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, प्रस्तुत उदाहरण में छठे भाव में आ रही धनु राशि जिसके स्वामी होते हैं गुरु, वो बैठे हैं एकादश भाव में और एकादश भाव में आ रही वृषभ राशि जिसके स्वामी होता है शुक्र, वो बैठे हैं छठे भाव में। तो जो तीसरा परिवर्तन योग बन रहा है वह बन रहा है षष्ठेश और एकादशेश के बीच में। वैसे तो ये चूंकि एक भाव अशुभ है और एक भाव शुभ है तो ये दैन्य योगों की श्रेणी में आएगा, दैन्य योग की श्रेणी में आएगा। पर प्रस्तुत उदाहरण को आप देखिए तो यहाँ पर जो षष्ठेश गुरु है वह साथ साथ प्रस्तुत उदाहरण में नवमेश भी है, भाग्येश भी है। इस उदाहरण में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो षष्ठेश गुरु है वह षष्ठेश के साथ साथ नवमेश भी है और कहाँ बैठे हैं? लाभ भाव में बैठे हुए हैं और लाभ भाव के स्वामी शुक्र बैठे हैं कुंडली के छठे भाव में। अलबत्ते ये तीसरा परिवर्तन योग बन रहा है षष्ठेश और आपका एकादशेश के बीच में बन रहा है, लेकिन यहाँ पे जो षष्ठेश है वो भाग्येश भी है। तो इसका मतलब ऐसे अगर कोई भी एस्ट्रोलॉजर देखेगा तो कहेगा दैन्य योग है, लेकिन चूंकि यहाँ पे षष्ठेश नवमेश भी है, जिसका मतलब क्या होता है कि जीवन में आने वाली तमाम प्रकार की चुनौतियों का, अड़चनों का, विरोधियों से मिलने वाली चुनौतियों का, जो भी विरोधी चुनौती प्रस्तुत करेंगे जातक उसमें उत्तीर्ण होता हुआ, सफल होता हुआ आगे बढ़ता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जो प्रस्तुत उदाहरण में षष्ठेश है, जो अलबत्ते यह जो परिवर्तन योग बना एक अशुभ भाव एक शुभ भाव में बना, षष्ठेश और एकादशेश में बना, लेकिन जो षष्ठेश है वो नवमेश भी है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जीवन में आने वाली तमाम अड़चनों, व्यवधानों का, ऑब्स्टेकल्स का, चुनौतियों का जातक को इन सब में भाग्य का साथ मिलेगा और सफलतापूर्वक जीवन में आने वाली तमाम कठिनाइयों का जातक पार करता हुआ आगे निकल जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि इनकी प्रस्तुत उदाहरण में जो इनको जो सत्ता मिली वो सन 1966 में मिली। सन 1966 से लेकर सन 1977 तक इनके पास सत्ता रही थी। सन 1966 से लेकर सन 1977 तक इनके पास सत्ता थी। अब ध्यान दीजिए, सन 66 में जो इनके ऊपर महादशा चल रही थी वह गुरु ग्रह की चल रही थी।
सन 66 में जो इनके ऊपर महादशा थी वो गुरु ग्रह की चल रही थी, वो चली 54 से लेकर के 70 तक। इसी और गुरु प्रस्तुत उदाहरण में भाग्येश है, प्रस्तुत उदाहरण में गुरु भाग्येश है, ध्यान दीजिएगा। और इसी दरमियान इनको सत्ता का भोग मिला, सत्ता का आसन मिला। और चूंकि भाग्येश की महादशा थी, और जब किसी भी व्यक्ति को भाग्येश की महादशा मिलती है तो उस व्यक्ति का उस पीरियड में भाग्य काफी साथ देता है। और चूंकि इनकी कुंडली में भाग्येश की महादशा भी मिली और भाग्येश गुरु वेल प्लेस्ड भी हैं, इसलिए इन्हें भाग्य का खूब साथ मिला। और इसके बाद इनके ऊपर आई शनि की महादशा, इसके बाद इनके ऊपर आई शनि की महादशा। शनि, ध्यान दीजिएगा, प्रस्तुत उदाहरण में लग्नेश और सप्तमेश का परिवर्तन योग भी है, लेकिन यहाँ पे शनि जो है वो अष्टमेश भी है, शनि अष्टमेश भी है। और शनि की 10वीं पूर्ण दृष्टि आ रही है, शनि की 10वीं पूर्ण दृष्टि आ रही है 10वें भाव पर। ध्यान दीजिएगा, प्रस्तुत उदाहरण में शनि सप्तमेश के साथ अष्टमेश भी है और शनि की 10वीं पूर्ण दृष्टि आ रही है 10वें भाव पर, जहां पर शनि की नीच राशि है, शनि की नीच राशि मेष राशि है। अलबत्ते यहाँ पे लग्नेश और सप्तमेश में परिवर्तन तो हुआ है, लेकिन शनि की 10वीं पूर्ण दृष्टि आ रही है 10वें भाव पर, जहां पे उनकी नीच राशि आ रही है। तो इसका मतलब, लेकिन शनि देव केंद्र स्थान में स्थित है, शनि देव केंद्र स्थान में स्थित है, इसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने मिला जुला फल दिया। जातक को जनता का सहयोग भी दिलाया, जनता से सपोर्ट भी दिलाया, लेकिन जीवन में कई प्रकार की बाधाएं भी उत्पन्न की, जीवन में अड़चने भी उत्पन्न की, संघर्ष भी पैदा किया, चुनौतियां भी दी। और चूंकि ये शनि अष्टमेश भी हैं, तो मृत्यु का भी, आयु मृत्यु का डिपार्टमेंट इनके पास था। और इनकी जो मृत्यु हुई वो सन 1984 में हुई, और वो भी शनि की महादशा में हुई। और शनि की महादशा, जैसे मैंने बताया आपको, आयु और मृत्यु का डिपार्टमेंट शनिदेव के पास था, इसीलिए इन्होंने सफलता भी दी, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने जो उनकी मृत्यु हुई 1984 में अपने ही गाड़ों द्वारा, तो उसमें चूंकि शनि अष्टमेश थे, मारक थे, मार्केश थे, तो उन्होंने अपना असर दिखा दिया। तो इसके चलते इन्हें खैर शुभ फल भी प्राप्त हुए शनि द्वारा और अशुभ फल भी प्राप्त हुए। अब इनकी कुंडली में देखिए एक सफल राजनीतिक बनने के सारे योग विद्यमान है। जैसे कि मैंने बताया था, जब कुंडली में राहु का प्रभाव लग्न या फिर पंचम भाव या फिर 10वें भाव या फिर इनके स्वामियों से बनता है, तो व्यक्ति कूटनीतिक स्वभाव का होता है। तो प्रस्तुत उदाहरण में देखिए, राहु की पंचम दृष्टि आ रही है 10वें भाव पर, और राहु की 9वीं दृष्टि आ रही है पंचम भाव के स्वामी पंचमेश के ऊपर। राहु की पंचम दृष्टि आ रही है 10वें भाव के ऊपर, और राहु की 9वीं दृष्टि आ रही है पंचमेश मंगल के ऊपर। तो दोनों के ऊपर राहु का प्रभाव रहा, तो व्यक्ति से क्लियर होता है कि कूटनीतिक स्वभाव का होगा। और साथ ही साथ मैंने बताया था आपको, राजनीतिक बनने के लिए शनि का भी संबंध इन्हीं भावों में से किसी न किसी प्रकार बनना चाहिए। तो प्रस्तुत उदाहरण में देखिए, शनि लग्न भाव में स्थित है और उनकी 10वीं पूर्ण दृष्टि भी 10वें भाव पर आ रही है। और हमने कहा था दशमेश का संबंध कुंडली में लग्न से या पंचम भाव से होना चाहिए या फिर इनके स्वामियों से होना चाहिए। तो देखिए प्रस्तुत उदाहरण में जो मंगल है वो एक योग कारक ग्रह है, वो पंचम भाव के भी स्वामी है, 10वें भाव के भी स्वामी है और कुंडली में दूसरे भाव में स्थित है। तो प्रस्तुत उदाहरण में कुंडली में दशमेश का संबंध ऑटोमेटिकली पंचम भाव से बन गया, क्योंकि दसम भाव के और पंचम भाव के स्वामी एक ही ग्रह मंगल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए इनकी कुंडली में राजनीतिक में सफलता पाने के सारे योग विद्यमान है। और मैंने चौथा सूत्र बताया था, कुंडली में षष्ठेश का संबंध भी लग्न या फिर पंचम भाव या फिर 10वें भाव या फिर द्वितीय भाव या फिर इनके स्वामियों से किसी न किसी प्रकार बनना चाहिए। तो प्रस्तुत उदाहरण में देखिए, षष्ठेश होते हैं गुरु, षष्ठेश होते हैं गुरु। गुरु का 7वीं पूर्ण दृष्टि पंचम भाव पे आ रही है और गुरु की 9वीं पूर्ण दृष्टि लग्नेश चंद्रमा के ऊपर भी आ रही है। ध्यान दीजिए, गुरु की 7वीं पूर्ण दृष्टि पंचम भाव पे आ रही है, गुरु की 9वीं पूर्ण दृष्टि लग्नेश के ऊपर भी आ रही है। तो इनकी प्रस्तुत कुंडली में एक सफल राजनीतिक बनने के सारे योग विद्यमान है। और इनकी कुंडली में एक और दुर्लभ और विलक्षण योग विद्यमान है कि जो जल्दी बहुत ही रेयरेस्ट कुंडलियों में मिलता है। एक बहुत ही दुर्लभ योग विद्यमान है, उसका नाम है महाभाग्य योग। महाभाग्य योग इनकी कुंडली में बन रहा है। अब वो देखिए कैसे। सबसे पहले तो ये जान ले कि इनका रात्रि का जन्म है। महाभाग्य का योग का नियम क्या है कि अगर महिला की कुंडली है तो रात्रि का जन्म होना चाहिए, लग्न इवन नंबर का होना चाहिए, सूर्य इवन नंबर की राशि में होना चाहिए, चंद्रमा भी इवन नंबर की राशि होना चाहिए और महिला का जन्म रात्रि का काल का होना चाहिए। तो देखिए जो इनका श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जो जन्म हुआ वह रात्रि काल में हुआ 23 बजे, और लग्न भी इवन नंबर का है, सूर्य भी इवन नंबर की राशि में है और चंद्रमा भी इवन नंबर की राशि में है। तो इनकी कुंडली में एक अत्यंत दुर्लभ, अत्यंत विलक्षण योग महाभाग्य योग भी मौजूद है। और महाभाग्य योग करता क्या है, चूंकि रेयरेस्ट योग है, बहुत ही कम कुंडलियों में मिलता है, तो व्यक्ति को अत्यंत महाभाग्यशाली बनाता है।
तो इनकी कुंडली में दो विशिष्ट योग हैं, एक तो परिवर्तन योग, 3 परिवर्तन योग है। जब किसी कुंडली में परिवर्तन योग की संख्या बहुत ज्यादा होती है तो ऐसा कुंडली बहुत पावरफुल हो जाती है, ऐसी कुंडली बहुत स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि 3 परिवर्तन योग विद्यमान है। और आपको पता है कि परिवर्तन योग, 1-2 ही परिवर्तन योग कुंडली को पावरफुल बना देता है, तो इनकी कुंडली में 3 परिवर्तन योग है। तो तीसरी बात, इनकी कुंडली में महाभाग्य योग है। महाभाग्य योग अत्यंत दुर्लभ, बहुत कम कुंडलियों में मिलता है। अब रात्रि का जन्म है, लग्न भी इवन नंबर का है, सूर्य भी इवन नंबर की राशि में, चंद्रमा भी इवन नंबर की राशि में, तो इसके चलते इनकी कुंडली बहुत ही पावरफुल और बहुत ही स्ट्रांग हो गई और ये काफी फर्म डिटरमाइंड, स्ट्रांग, बोल्ड और ब्रेव अपने जीवन में हुई और काफी कठोर और सख्त प्रशासन करता साबित हुई। अलबत्ते कंट्रोवर्सीज अपनी जगह है, विवाद के विषय अपनी जगह है, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में खूब सफलता अर्जित की। तो मित्रों, आज था विषय हमारी इंदिरा गांधी जी कुंडली के बारे में विश्लेषण। अब इसी तरह आपके सामने हम और भी सेलिब्रिटीज के हॉरोस्कोप लाएंगे और उनकी एनालिसिस करते रहेंगे। हमारे अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस आपको पता चल सके। और आपके लाइक्स और सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन प्रदान करते हैं, ताकि हम आगे चल करके और अच्छे वीडियो बना सकें और आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद।